Welcome everyone. We are discussing meaning and kinds of negotiable instruments, and this is part 4 of this topic. The subtopic that we are discussing is a check. We have already discussed a part of this subtopic in the previous session, and we'll take this topic to the next level. अब देखिए जी, चेक की क्रॉसिंग कर कौन सकता है? हु मे क्रॉस द चेक? कौन कौन चेक के ऊपर ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकता है? कौन कर सकता है? सबसे पहले तो देखिए, जो ड्रॉर है, जो निर्माता है, जो चेक बनाने वाला है, वो चेक को क्रॉस कर सकता है। ठीक है जी। मान लीजिए कि जो ड्रॉर है, निर्माता है, उसने चेक को क्रॉस नहीं किया। यदि ड्रॉर ने चेक को क्रॉस नहीं किया है तो पेई, पेई कौन है? जिसको भुगतान किया जाना है। देखिए यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? रमेश एंड दिनेश वाला, जिसमें कि दिनेश ने चेक दिया है रमेश को ₹10,000 का। तो यहां पर ड्रॉर कौन है? दिनेश इज द ड्रॉर। पेमेंट किसे की जानी है? रमेश को पेमेंट की जानी है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके ऊपर चेक ड्रॉ किया गया है। सो दिस इज ड्रॉई या फिर पेयर। भुगतान इसने करना है। और भुगतान किसे किया जाएगा? पेमेंट किसे की जाएगी? रमेश को की जाएगी। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले चेक को क्रॉस कौन कर सकता है? सबसे पहले तो चेक जो है क्रॉस किया जा सकता है दिनेश द्वारा। देने से पहले, रमेश को देने से पहले दिनेश चेक के ऊपर पैरेलल लाइंस लगा सकता है। मान लीजिए कि दिनेश ने चेक को क्रॉस नहीं किया, तो क्या रमेश कर सकता है? हाँ जी, रमेश कर सकता है। रमेश चेक के ऊपर जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है और स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। मान लीजिए कि जो रमेश है उसने चेक आगे दे दिया, एंडोर्स कर दिया। किसे एंडोर्स कर दिया? कमलेश को एंडोर्स कर दिया। अब पेमेंट किसे की जाएगी? अब पेमेंट रमेश को नहीं, अब पेमेंट कमलेश को की जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब पेई कौन बन गया? अब पेई बन गया है कमलेश, क्योंकि रमेश ने ये चेक आगे कमलेश को ट्रांसफर कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है। तो यदि जो दिनेश है वो चेक के ऊपर क्रॉसिंग नहीं करता है, तो जो रमेश है वो चेक को आगे देने से पहले चेक के ऊपर जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। जनरल क्रॉसिंग क्या? सिंपल दो पैरेलल लाइंस। और स्पेशल क्रॉसिंग क्या? पैरेलल लाइंस के बीच में बैंक का नाम भी लिख देगा कि ये चेक सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में लग सकता है। तो जो रमेश है वो भी चेक को क्रॉस कर सकता है यदि यदि ड्रॉर द्वारा जनरल क्रॉसिंग की गई है। अब मान लीजिए कि जो ड्रॉर था, ड्रॉर कौन है यहाँ पर? दिनेश। दिनेश ने सिर्फ जनरल क्रॉसिंग करी थी, सिर्फ दो लाइंस ड्रॉ करी थी। तो जो पेई है, पेई कौन है? रमेश। क्या पेई उसके ऊपर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है? हाँ जी, उसमें एसबीआई लिख सकता है। चेक को, चेक की जो जनरल क्रॉसिंग है उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है। सो ये लोग हैं जो कि चेक को क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 1 पे कौन चेक को क्रॉस कर सकता है? जो ड्रॉर है, यानी कि जो दिनेश है, वो चेक के ऊपर जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। यदि दिनेश ने चेक के ऊपर क्रॉसिंग नहीं की है, तो क्या जो पेई है, जो रमेश है, क्या वो चेक के ऊपर क्रॉसिंग कर सकता है? हाँ जी, वो जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। यदि ड्रॉर ने चेक देने से पहले सिर्फ और सिर्फ जनरल क्रॉसिंग करी थी, तो जो पेई है वो उस जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग? उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो सामान्य क्रॉसिंग है, सामान्य क्रॉसिंग क्या है? जहां पर सिंपल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाती है इस तरह से। और स्पेशल क्रॉसिंग क्या है?
जहां पर बीच में बैंक का नाम भी लिखा जाता है, वो स्पेशल क्रॉसिंग होती है। उद्देश्य की बात करें तो जनरल क्रॉसिंग का उद्देश्य क्या है? चेक की सुरक्षा को बढ़ाना। क्रॉसिंग, मैंने आपको बोला कि जो क्रॉस्ड चेक है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में ही की जा सकती है, इसकी पेमेंट आप कैश में नहीं ले सकते, इसीलिए जो क्रॉस चेक है वो सुरक्षित होता है। लेकिन अगर हम क्रॉसिंग की भी बात करें तो जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में से भी जो स्पेशल क्रॉसिंग है वो ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसकी पेमेंट सिर्फ किसी एक निर्धारित बैंक को ही की जानी है। लेकिन यदि हम जनरल क्रॉसिंग की बात करें, जनरल क्रॉसिंग का काम भी सुरक्षा को बढ़ाना है, चेक की सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर बैंक का नाम जो है वो निर्धारित नहीं किया जाता, आप इसको किसी भी बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ड्स, यदि हम शब्दों की बात करें तो जनरल क्रॉसिंग में इन पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी वर्ड्स, कोई भी शब्द नहीं लिखे जाते, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में बैंक का नाम लिख दिया जाता है। यदि आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। भुगतान की बात करें, यदि हम पेमेंट की बात करें तो ये इस क्रॉसिंग का जो चेक है, जनरल क्रॉसिंग का जो चेक है वो आप किसी भी बैंक में लगा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई में लगा सकते हैं, पीएनबी में है तो पीएनबी में लगा सकते हैं, लेकिन काउंटर पर नहीं पेमेंट ले सकते। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में आपको चेक की पेमेंट सिर्फ उसी अकाउंट में मिलेगी, सिर्फ उसी बैंक से मिलेगी जिस बैंक का नाम यहाँ पर उल्लिखित है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पर बाउंसिंग ऑफ चेक। चेक का बाउंस होना या फिर चेक का डिसऑनर होना, ये क्या होता है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय बाउंसिंग ऑफ चेक और डिसऑनर ऑफ चेक? दिनेश ने रमेश को चेक दिया 10,000 का, लेकिन दिनेश के अकाउंट में पैसे पड़े थे सिर्फ 5,000 रुपए। जिस दिन रमेश ने ये चेक अपने बैंक में लगाया उस दिन जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस क्यों हो गया? बिना पेमेंट के वापस आ गया चेक। क्यों वापस आ गया? क्योंकि चेक तो 10,000 का था, लेकिन दिनेश के अकाउंट में पैसे पड़े थे सिर्फ 5,000 के, सिर्फ 5,000 रुपए पड़े थे, जिस वजह से जो ये चेक है ये बाउंस हो गया, ये बिना पेमेंट के वापस आ गया। इसे कहते हैं बाउंसिंग ऑफ चेक। जब चेक बिना पेमेंट के अपर्याप्त धनराशि की वजह से वापस आ जाता है उसे आप कहते हैं बाउंसिंग ऑफ चेक। यदि चेक बाउंस होता है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। और इस बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसे दंड बताता है, इसे क्राइम बताता है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138 है वो कहता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया अपर्याप्त धनराशि की वजह से, तो ये दंडनीय अपराध है। तो माना जाएगा कि दिनेश ने एक क्राइम किया है, एक अपराध किया है। और उस अपराध की सजा क्या है? आपको जेल हो सकती है, कैद हो सकती है, जिसे आप इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है, या फिर आपको जुर्माना हो सकता है, फाइन लग सकता है। और कितना फाइन लग सकता है? जितना चेक का अमाउंट है उसका डबल। मान लीजिए चेक का अमाउंट है 10,000, तो आपको कितने का जुर्माना लग सकता है? आपको 20,000 का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। या फिर सिर्फ कैद हो सकती है, या फिर सिर्फ जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों चीजें इकट्ठी हो सकती है कि आपको जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। ये एक दंडनीय अपराध है। लेकिन ये दंडनीय अपराध तभी माना जाएगा जब आपका चेक जो है वो डिसऑनर होने की वजह है इनसफिशिएंट फंड्स। सिर्फ और सिर्फ यदि आपके अकाउंट में अपर्याप्त धनराशि की वजह से चेक बाउंस हुआ है तो ही इसको दंडनीय अपराध माना जाता है, किसी और केस में नहीं।
मान लीजिए कि दिनेश के चेक के ऊपर साइन मैच नहीं हुए, दिनेश के साइन थे ये और दिनेश ने साइन कर दिए ये। बैंक में दिनेश के जो सिग्नेचर्स हैं वो मैच नहीं हुए। जब सिग्नेचर्स मैच नहीं होते तब भी चेक बाउंस हो जाता है, पता है आपको? सिग्नेचर्स मैच ना हो या फिर चेक में किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो भी चेक बाउंस हो जाता है। यदि इस वजह से, किसी और वजह से चेक बाउंस हो गया तो उसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। दंडनीय अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस, सिर्फ और सिर्फ तब माना जाएगा जब चेक बाउंस होने की वजह जो है वो क्या है? इनसफिशिएंट फंड्स। यदि अपर्याप्त धन की वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, सिर्फ उसी केस में चेक डिसऑनर को दंडनीय अपराध माना जाता है। तो डिसऑनर या फिर बाउंसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या है? जब बिना भुगतान के चेक जो है वो वापस आ जाए उसे कहते हैं डिसऑनर या फिर बाउंसिंग ऑफ द चेक। हाँ जी, तो हमने बात करी बाउंसिंग ऑफ चेक की। अब चेक बाउंसिंग को अपराध कब माना जाता है? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये कहता है कि यदि चेक की पेमेंट ना हो पाए तो ये एक दंडनीय अपराध है। चेक का बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है। लेकिन क्या हर बार चेक का डिसऑनर होना दंडनीय अपराध माना जाएगा? नहीं। चेक बाउंसिंग को अपराध कब माना जाएगा? इन केसेस में चेक बाउंसिंग को अपराध माना जाता है। नंबर 1 इज चेक का निर्माण मौजूदा उधार के लिए भुगतान के लिए किया जाना चाहिए। जो उधार है, जो डेट है, वो एग्जिस्टिंग डेट होना चाहिए, मौजूदा उधार होना चाहिए। वो कोई ऐसा उधार नहीं जो खत्म हो चुका हो। एक मौजूदा उधार के लिए चेक का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा, चेक का जो भुगतान है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। चेक को आप 6 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट कर दीजिए या फिर चेक को उसके वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर प्रस्तुत कर दीजिए। वैलिडिटी पीरियड पता है क्या होता है? एक चेक का वैलिडिटी पीरियड, एक चेक का जो वैलिडिटी पीरियड है दैट इज 3 मंथ्स। एक चेक 3 महीने के अंदर अंदर ही आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने चेक लगाया है, आपकी जो चेक की डेट है दैट इज 1 जनवरी 2021। तो आप इसको, आपके 3 महीने, इस चेक की वैधता क्या है? 3 मंथ्स। तो अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2021 तक ही आप इस चेक को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सो सेकेंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति इस चेक की पेमेंट लेना चाहता है वो व्यक्ति उस चेक को या तो 6 महीने के अंदर अंदर प्रस्तुत कर दे या फिर चेक की वैधता के अंदर अंदर। वैधता क्या है चेक की? 3 मंथ्स। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, इन दोनों में से जो डेट भी पहले आ जाए तब तक उसको ये चेक प्रेजेंट कर देना है। यदि आप चेक को प्रस्तुत करते हैं चेक की वैधता के बाद, 31 मार्च के बाद यदि आप प्रस्तुत करते हैं और 31 मार्च के बाद प्रस्तुत करने पर आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती है, आपने चेक को लेट प्रेजेंट किया है। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है? चेक के जो डिसऑनर की वजह होनी चाहिए, जो रीजन होना चाहिए, वो होना चाहिए इनसफिशिएंट फंड्स। किसी अन्य वजह से यदि चेक बाउंस हो गया, जैसे कि सिग्नेचर मिसमैच की वजह से आपके सिग्नेचर मैच नहीं हुए, या फिर किसी अन्य वजह से चेक यदि डिसऑनर हो जाता है तो उसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध तभी माना जाएगा यदि चेक के डिसऑनर होने की वजह है अपर्याप्त धनराशि। अच्छा जी, यदि चेक डिसऑनर हो गया है, यदि चेक डिसऑनर हो गया है तो इस बारे में आप ड्रॉर को जरूर बता दीजिए। हमारा एग्जाम्पल क्या था? रमेश एंड दिनेश वाला, जिसमें दिनेश ने चेक दिया था रमेश को
यहाँ पर दिनेश ड्रॉअर है और ये पेई है। जब रमेश ने आईसीआईसीआई बैंक में ये चेक प्रस्तुत किया, रमेश ने जब पेमेंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को ये चेक प्रस्तुत किया, तो पता चला कि दिनेश के अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं थी। दिनेश के अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए थे, जिस वजह से जो चेक है वो हो गया डिसऑनर, वो हो गया बाउंस। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक में दिनेश का अकाउंट है और दिनेश के अकाउंट में बैलेंस था सिर्फ 5,000 रुपीज का। जब रमेश ने इस चेक को प्रेजेंट किया तो ये चेक हो गया बाउंस। ये देखिए ये चेक बाउंस हो गया, वापस चला गया रमेश के पास। क्यों वापस चला गया? इसकी वजह क्या थी? इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त धनराशि। अब जिस टाइम जैसे ही रमेश को पता चला कि चेक बाउंस हो गया, तो रमेश क्या कर्तव्य बनता है कि वो इस बारे में जानकारी दे दिनेश को। भाई दिनेश को सपना थोड़े ना आएगा कि चेक बाउंस हो गया है। रमेश को इस बारे में जानकारी देनी होगी कितने दिन के अंदर अंदर? बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर जानकारी देनी होगी? 30 दिन के अंदर अंदर जो रमेश है उसे चेक की अस्वीकृति का जो तथ्य है वो दिनेश को बताना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। ठीक है जी, बताना जरूरी है। एंड लास्ट इज, जिस टाइम पे इसको नोटिस मिला कि भाई चेक जो है वो बाउंस हो गया है, दिनेश को रमेश ने नोटिस दिया कि जो चेक तुमने मुझे दिया था वो बाउंस हो गया है, अब मुझे तुम किसी और तरह से पेमेंट कर दो। चेक तो बाउंस हो गया, अब रमेश ने दिनेश से पेमेंट तो लेनी है ना, तो या तो तुम मुझे नया चेक दे दो या फिर तुम मुझे कैश में पेमेंट दे दो 10,000 रुपए की, लेकिन मेरी पेमेंट कर दो। तो यदि नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर दिनेश रमेश को 10,000 का भुगतान कर देता है तो इसे क्राइम, इसे क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, इसे अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि नोटिस मिलने के बाद भी दिनेश 15 दिन के अंदर अंदर रमेश को इसके पैसे वापस नहीं करता तो उस केस में इसे क्रिमिनल माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा चेक बाउंसिंग को, और दिनेश को जेल हो सकती है 2 साल की, या फिर जुर्माना हो सकता है 20,000 का, या फिर जेल के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। सो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कुछ वजह हैं जिस वजह से जो चेक बाउंसिंग है उसको अपराध माना जाएगा। सबसे पहले जिस उधार की बात हो रही है वो उधार मौजूदा उधार होना चाहिए। रमेश जो है उसे चेक को प्रेजेंट करना होगा या तो 6 महीने के अंदर अंदर या फिर 3 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर। जो चेक है वो बाउंस होने की वजह होनी चाहिए अपर्याप्त धनराशि। यदि किसी और वजह से चेक बाउंस हुआ है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। जिस टाइम, जिस दिन को जो चेक है वो बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रमेश को इस बारे में दिनेश को बताना होगा, और जिस दिन दिनेश को इस चेक बाउंसिंग के बारे में पता चला उसके 15 दिन के अंदर अंदर दिनेश को रमेश को उसकी पेमेंट करनी होगी, और यदि दिनेश रमेश को उसकी पेमेंट नहीं करता तो इसे क्राइम माना जाएगा। Our next topic is comparison between check, bill of exchange and promissory note. देखिए जो कंपैरिजन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमें कंपेयर करना है, हमें तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें देखना है कि क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के पॉइंट्स देखने हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखते हैं कि क्या समानताएं हैं तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में। द फर्स्ट वन इज, देखिए तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इन राइटिंग होते हैं, लिखित होते हैं, लिखित इंस्ट्रूमेंट्स हैं तीनों के तीनों। सेकेंड इज, ऑल द थ्री आर साइंड बाय द मेकर। जो मेकर है उसके हस्ताक्षर होते हैं तीनों में।
तीनों इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में साइन कौन करता है? बनाने वाला, जो निर्माता होता है वो हस्ताक्षर करता है। एग्जाम्पल देखिए, रमेश ने गुड सेल करी दिनेश को 10,000 की, दिनेश देनदार है और जो रमेश है वो लेनदार है। प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर हम बात करें कि प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन रहेगा, प्रॉमिसरी नोट में मेकर रहेगा दिनेश। जो दिनेश है वो प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। सो प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन है? दिनेश, तो दिनेश के हस्ताक्षर होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो रमेश है वो ऑर्डर करेगा, हुक्म देगा दिनेश को कि मुझे पेमेंट करना, पेमेंट करने का हुक्म देगा। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेकर कौन है? रमेश है। यहाँ पर रमेश के हस्ताक्षर होंगे। और चेक के केस में मेकर कौन होता है? चेक के केस में मेकर होगा दिनेश, जो कि चेक काट के रमेश को देगा पेमेंट के लिए। सो यहाँ पर जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? दिनेश के होंगे। सो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के केस में यदि हम सिग्नेचर्स की बात करें तो तीनों केसेस में जो निर्माता है वो ही हस्ताक्षर करता है। ऑल द थ्री आर इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की टर्म्स में है तीनों, इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल द थ्री आर अनकंडीशनल, तीनों ही बिना शर्त के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो प्रॉमिसरी नोट है वो बिना शर्त का वादा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिना शर्त का हुक्म है, और जो चेक है वो भी बिना शर्त का हुक्म है। फिफ्थ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स इज स्पेसिफाइड। जो भी धनराशि का भुगतान होना है वो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से ही निर्धारित होता है। 10,000 है या 50,000 है या 1,00,000 है, जो अमाउंट है जिसका कि भुगतान किया जाना है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, वो अमाउंट जो होता है वो निर्धारित होता है। पेबल ईदर टू स्पेसिफाइड पर्सन, या तो निर्धारित व्यक्ति को पेमेंट की जाती है या फिर निर्धारित व्यक्ति के कहने पर किसी और को पेमेंट करी जाती है टू द ऑर्डर ऑफ, या फिर धारक को पेमेंट करी जाती है। इस बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो तीनों केसेस में ही जो पेमेंट है वो या तो स्पेसिफाइड पर्सन को या फिर टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन या टू द बियरर पेमेंट की जाती है। ये पॉइंट्स है बेटा, 6 पॉइंट्स कंपैरिजन के। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस? इन तीनों के बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स क्या हैं ये देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ नेचर, स्वभाव। क्या स्वभाव है? अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट भुगतान करने का वादा है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भुगतान के लिए हुक्म है। आप दूसरे पर्सन को हुक्म दे रहे हैं भुगतान करने के लिए। एंड चेक भी क्या है? ऑर्डर टू पे है, ये भी भुगतान के लिए हुक्म है। पार्टीज, यदि हम पार्टीज की बात करें, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज रहती हैं, जो कि हम प्रॉमिसरी नोट के टाइम पे भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है मेकर और दूसरा होता है पेई। जो निर्माता और लेनदार, जो बनाता है और जो लेने वाला है, ये 2 पार्टीज होती हैं यहाँ पर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपके पास 3 पार्टीज रहती हैं, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। एंड चेक के केस में भी आपके पास 3 पार्टीज रहती हैं। आपके लिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए जी, रमेश ने गुड सेल करे दिनेश को, और दिनेश ने वादा किया रमेश को प्रॉमिसरी नोट बनाकर कि मैं तुम्हें पेमेंट करने का वादा करता हूं। यहाँ पर दिनेश कौन है? मेकर, निर्माता, और लेनदार कौन है? पेई। सो मेकर एंड पेई यहाँ पर 2 ही पार्टीज रहती हैं। लेकिन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, रमेश ने गुड सेल करे दिनेश को, और साथ ही साथ रमेश ने दिनेश के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, हुक्मनामा लिख दिया कि तुम्हें मुझे पेमेंट करनी होगी इतने अमाउंट की इतने टाइम के अंदर अंदर। सो यहाँ पर निर्माता कौन है? रमेश। अदाकर्ता कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कौन करेगा? दिनेश करेगा। और मान लीजिए कि जो रमेश है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास ही रखता है, तो जो लेनदार है वो रमेश ही रहेगा। लेकिन अगर रमेश इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे किसी और को एंडोर्स कर देता है, मान लीजिए ये कमलेश को एंडोर्स कर देता है, तो वहां पर पेमेंट किसको दी जाएगी?
कमलेश को दी जाएगी। सो यहाँ पर 3 पार्टीज हो जाएंगी, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। और अगर हम चेक की बात करें तो रमेश ने दिनेश को गुड सेल करे और बदले में दिनेश ने पेमेंट करने के लिए चेक ड्रॉ किया अपने बैंक के ऊपर और किसे दे दिया, रमेश को दे दिया। सो यहाँ पर ड्रॉई कौन है, अदाकर्ता कौन है, बैंक है। जो ड्रॉअर है, निर्माता है, वो दिनेश है और पेमेंट मिलनी किसको है, रमेश को मिलनी है। सो अगेन चेक के केस में आपके पास 3 पार्टीज रहती हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की बात करें, प्रॉमिसरी नोट को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वीकृति की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान निर्माण कर रहा है, प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है, उसी ने तो पेमेंट करनी है, वही तो देनदार है, निर्माता ही तो देनदार है, जिसने पेमेंट देनी है। जब वही प्रॉमिसरी नोट बना रहा है तो यहाँ पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल का निर्माण कौन कर रहा है, जो लेनदार है वो बिल का निर्माण कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर देनदार को स्वीकार करने की जरूरत पड़ेगी। जो देनदार है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चेक के केस में भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्कुलेशन, घुमाव की बात करें, क्या प्रॉमिसरी नोट को आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं। लेकिन क्या आप प्रॉमिसरी नोट को अपने देश से बाहर किसी व्यक्ति को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो प्रॉमिसरी नोट है वो सिर्फ और सिर्फ अंतरदेशीय स्तर पर ही इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ विद इन द कंट्री ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली जो चेक है वो भी सिर्फ अंतरदेशीय स्तर, सिर्फ कंट्री के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बाहर आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक किया था, हमने 2 तरह की बिल्स करे थे, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज किया था। जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अगर आपका कोई विदेशी उधार है उसका भुगतान करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज को आप विदेशी उधारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप विदेशी उधारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉसिंग, प्रॉमिसरी नोट में हमने कहीं पे भी क्रॉसिंग की बात नहीं करी थी, ना हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में करी थी, लेकिन चेक के केस में हमने क्रॉसिंग की बात करी थी। मिस्टेक, गलती, यदि गलती हो जाए, यदि प्रॉमिसरी नोट बनाते हुए निर्माता से कोई गलती हो जाए तो गलती के बावजूद भी जो निर्माता है वो पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में यदि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो निर्माता है उससे कोई गलती हो जाए और जो अदा करता है वो उसको स्वीकार कर ले, एक बार यदि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अगर गलत बिल ऑफ एक्सचेंज दिनेश ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। उसको एक्सेप्ट करने से पहले देखना होगा कि कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई गलती तो नहीं। अगर उसने गलत बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकृति दे दी तो उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन चेक के केस में यदि चेक में किसी तरह की कोई गलती हो जाए, सिग्नेचर्स में गलती हो जाए या अमाउंट में गलती हो जाए, तो जो बैंक है वो पेमेंट नहीं कर सकता, बैंक की जिम्मेदारी नहीं रहती। गलत चेक के लिए बैंक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। These are some points of similarities and differences between the 3 instruments. So this is the last topic of this chapter, sight and time instruments. Sight and time instruments क्या होते हैं ये? देखिए, जो एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के ऊपर ये शब्द इस्तेमाल किए जाएं, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट, इसका मतलब सेम है। एट साइट का मतलब क्या होता है? नजर में आने पर। ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब प्रस्तुत करने पर। मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट किया कि लाओ अब इसकी पेमेंट करो। जिस टाइम मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट प्रस्तुत किया कि तुमने मुझसे वादा किया था लाओ अब इस प्रॉमिसरी नोट की अब इस वादे का भुगतान करो,
इसे कहते हैं ऑन प्रेजेंटमेंट, की जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे वैसे ही आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सो ये इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनको मांग करने पर जिनका भुगतान किया जाता है। जैसे ही आप मांग लेंगे वैसे ही इसका भुगतान करना पड़ेगा सामने वाले को। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि पेएबल एट साइट था, प्रस्तुत करने पर उसकी पेमेंट कर दी जाएगी ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने मान लीजिए उसको 10 दिन बाद प्रस्तुत कर दिया, तो सामने वाले को उसकी पेमेंट प्रस्तुत करने पर करनी पड़ेगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइट इंस्ट्रूमेंट्स। अब टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी निर्धारित तिथि पर ही जिसकी पेमेंट होगी। जो तिथि उस नोट में मेंशन्ड है, जो तिथि उस प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन्ड है, सिर्फ उसी तिथि पर उसका भुगतान किया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I promise to pay rupees 10,000 to be at site या on presentment। मैंने ये वादा कर डाला और मैंने यहाँ पर नीचे अपने सिग्नेचर्स कर दिए, और सिग्नेचर्स करके मैंने ये डेट डाल दी 2021, 1/1/2021। सो ये जो बी है ये 10 तारीख को, 10/1/2021 को, 10 तारीख को ये मेरा प्रोमिसरी नोट मेरे पास ले आया प्रेजेंट करने के लिए। इसने मुझे प्रोमिसरी नोट प्रस्तुत कर दिया। कौन सी तारीख को? 10/1 को। तो मुझे 10/1 को इस प्रोमिसरी नोट का भुगतान करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I promise to pay rupees 10,000 to be 30 days after sight, 30 days after sight या 30 days after presentment, ऐसा करके मैंने नीचे साइन कर दिए। अब यहां पर क्या होगा? मान लीजिए कि इसने मुझे, बी ने मुझे प्रोमिसरी नोट प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। कौन से दिन प्रस्तुत किया? 10/1/2021 को। इस दिन उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट प्रेजेंट किया। वो कह रहा है कि जिस दिन ये मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट दिखाएगा ना, उसके 30 दिन बाद मैं इसे पेमेंट करूंगा। सो आप यहां से 30 डेज के बाद आप पेमेंट ले सकते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। एट साइट का मतलब क्या है कि मैं उसी दिन पेमेंट कर दूंगा जिस दिन मुझे प्रस्तुत किया जाएगा, और यहां पर क्या है कि प्रस्तुत करने के 30 दिन के बाद मैं पेमेंट करूंगा। क्या ये साइट इंस्ट्रूमेंट है? हाँ जी है, ये भी साइट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी साइट इंस्ट्रूमेंट। यहां पर हम लिख देते हैं दिस इज साइट इंस्ट्रूमेंट, प्रस्तुत करने पर पेमेंट। ये भी साइट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसकी पेमेंट भी प्रस्तुत करने के 30 दिन के बाद हो रही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। I promise to pay rupees 10,000 to be on 31st March 2021। नीचे सिग्नेचर्स। अब ये क्या है? क्योंकि यहां पर किसी निर्धारित तिथि की बात हो रही है कि इस दिन पेमेंट करी जाएगी, सो ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ये फर्क होता है एक टाइम इंस्ट्रूमेंट में और एक साइट इंस्ट्रूमेंट में। साइट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि प्रस्तुत करने पर या प्रस्तुत करने के कुछ
समय के बाद जिसका भुगतान किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट साइट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसकी जो पेमेंट है वो निर्धारित तिथि पर करी जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। Now let's discuss some multiple choice or short answer type questions from this topic. The first question is, can general crossing be converted to special crossing by the payee? क्या जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है और क्या इसे पेई कन्वर्ट कर सकता है? द करेक्ट आंसर इज यस. Here's your second question. Which crossing is considered to be more secure? दोनों में से कौन सी क्रॉसिंग को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग? योर करेक्ट आंसर इज स्पेशल क्रॉसिंग इज कंसिडर्ड टू बी more secure. The third question is, when is bouncing or dishonor of check considered to be a criminal offense? Bouncing या dishonor of check को criminal offense कब माना जाता है? Your correct answer is in case of insufficient funds. जब आपके अकाउंट में अपर्याप्त धनराशि होती है, उस केस में बाउंसिंग या डिसऑनर ऑफ चेक को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है. योर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर चेक बाउंसिंग? चेक बाउंसिंग के लिए क्या सजा दी जाती है? द फर्स्ट ऑप्शन इज imprisonment for 2 years. The second option is fine. The third option is both. And the fourth option is any of the three. The correct answer is any of the three. That is, D is your correct answer. And your last question is, what is the validity period of a check? चेक की वैधता की अवधि क्या है? Your correct answer is 3 months. That's all for today. Thank you.